हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी पचम में। आज का जो क्लास स्टार्ट हो रहा है ये एक रिवीजन सीरीज़ है और हम सीडीपी की रिवीजन करेंगे, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के रिवीजन क्लास आज से स्टार्ट हो रही है। 9 से 10 क्लास आएंगे और इससे आपका सीडीपी के जो भी रिवीजन्स हैं वो बहुत अच्छे से हो जाएंगे, है ना। तो ये जो बैच है, ये जो सीरीज़ है वो टारगेट सीटेड जुलाई 2024 के लिए है। 7 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है, तो इस एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हम इस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं और ये सीरीज़ क्विक रिवीजन की सीरीज़ है और आज है क्लास 1, है ना। तो बहुत अच्छे से देखिएगा, कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जो कि क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर बेस्ड है, समझेंगे। बाइलिंगुअल चलेगी, सारे जो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे इसमें वो बाइलिंगुअल चलेगा और फटाफट से हम कुल 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साथ में आपको भी सॉल्व करना है ताकि आपको पता चलेगी कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आपकी पहली रिवीजन क्लास, जो कि सीडीपी बाल विकास की है। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द अप्रोच टू एजुकेटिंग गिफ्टेड चिल्ड्रन विच मूव फ्रॉम थ्रू द कैरिकुलम एट एन अनयूजुअल रैपिड पेस इज नोन एज। यानी कहने का मतलब है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे डिस्टर्ब नहीं होइएगा। अगर नेक्स्ट क्लास आपकी बाइलिंगुअल आएगी, यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ कि इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है कि जो अप्रोच हम अप्लाई करते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए, गिफ्टेड चिल्ड्रन यानी प्रतिभाशाली छात्रों के लिए जो हम अप्रोच अप्लाई करते हैं। जैसे क्या होता है कि प्रतिभाशाली छात्र जो होते हैं जिनकी IQ 140 के आसपास मानी जाती है, तो वो बच्चे क्या होते हैं, नॉर्मल बच्चों की स्पीड से बहुत आगे चलते हैं। मान लीजिए कि हमारे सिलेबस में 1 से 10 तक का टेबल ही पढ़ाना है, ठीक है, लेकिन वो जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं, गिफ्टेड बच्चे होते हैं, उनको 20 तक का टेबल आता है। क्लास में तो पढ़ाई हो रहा है 1 से 10 तक का टेबल, उन्हें आता है 20 तक का। तो उस कंडीशन में वो बच्चे क्या करते हैं, बोर फील करते हैं, उनका इंटरेस्ट क्लासरूम से खत्म होता है क्योंकि वो ऑलरेडी उनको आता रहता है। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा अप्रोच अप्लाई करेंगे ताकि गिफ्टेड बच्चों को भी इम्पोर्टेंस फील हो, उनको भी हम वैल्यू देंगे, उनको भी इक्वली ध्यान देंगे। उसके लिए हम एक प्रोग्राम चलाते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे जो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन किस लिए होता है, देखिए सबसे पहले हम तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन में है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, यानी विभेदी इंस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कब हम प्रोवाइड करते हैं, देखिए क्लास में हर तरह के बच्चे हैं, कोई स्लो लर्नर है ना, कोई गिफ्टेड है, कोई स्पेशल चाइल्ड है। तो अलग अलग बच्चे को ध्यान में रख के अलग अलग तरह के इंस्ट्रक्शन, अलग अलग तरह का मेथड जब हम यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। वहीं पे इनरिचमेंट प्रोग्राम एक चलाया जाता है। इनरिचमेंट प्रोग्राम क्या होता है, इसमें सारे बच्चे को, अगर मान लीजिए कि कोई स्लो लर्नर है और उसको किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है, वो क्लास में उसका फोकस नहीं है, तो उसके लिए अलग से प्रोग्राम चलाया जाएगा। जो बच्चा गिफ्टेड है उसके लिए अलग से प्रोग्राम चलाया जाएगा। जो बच्चा मीडियम है, मान लीजिए कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, उसको कोई डिसेबिलिटी है, तो उसके लिए अलग प्रोग्राम चलाया जाएगा। तो ये एनरिचमेंट प्रोग्राम। अब इस एनरिचमेंट प्रोग्राम में गिफ्टेड बच्चों के लिए हम कौन सा प्रोग्राम चलाते हैं, एक्सेलरेशन का प्रोग्राम। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है बढ़ा देना। बढ़ा देने का मतलब है कि जो गिफ्टेड बच्चा है, मान लीजिए कि क्लास 3 का बच्चा है और उसको क्लास 4 के भी सम आ रहे हैं, क्लास 3 से वो आगे बढ़ चुका है, तो उसको क्या करेंगे, जब वो कैपेबल है क्लास 4 के सम को बनाने के लिए, तो उसके ग्रेड को स्कीप कर देते हैं। स्कीप ग्रेड के नाम से हम एक्सेलरेशन प्रोग्राम चलाते हैं ताकि उसको एक क्लास आगे प्रमोट कर दिया जाता है। और नहीं तो कुछ ऐसे सम दिए जाते हैं जो कि हमारे कैरिकुलम से थोड़ा सा टफ हो या थोड़ा सा ज़्यादा हो, उसको हम एक्स्ट्रा वर्क देंगे ताकि वो उसमें व्यस्त रहे, बच्चा बोर फील ना हो, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट होगा, इमर्सन्स नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। इसी तरह हम सब सारे क्वेश्चन को डिस्कशन करते हुए चलेंगे, ठीक है।
डिस्ग्राफिया क्या है? डिस्ग्राफिया हम जानते हैं, हमने लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़ी है, डिस्फेजिया पढ़ी है, डिस्लेक्सिया पढ़ी है, डिस्ग्राफिया पढ़ा है, डिस्कैलकुलिया पढ़ा है। तो उसमें से डिस्ग्राफिया क्या है? आपको डायरेक्ट यहाँ पे आंसर पर जाना होगा, पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। डिस मतलब होती है कमी, ग्राफिया मतलब होती है लिखने से संबंधित, शेप से संबंधित। अब यहाँ पे किस ऑप्शन में इस तरह का दिया है? ऑप्शन नंबर 3 देखिए, डिस्ग्राफिया क्या है? एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, दिमाग से रिलेटेड डिसऑर्डर है, कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रबल इन फॉर्मिंग लेटर एंड शेप, यानी बच्चों को लेटर बनाने में, शेप बनाने में दिक्कत आती है, यानी ग्राफ से रिलेटेड, लिखने से संबंधित जब आपको डिसऑर्डर दिखेगा, दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगा, वो होता है डिस्ग्राफिया। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। टीचर हु आर वर्किंग टुवर्ड्स इंक्लूसिव क्लासरूम, एक टीचर जब इंक्लूसिव क्लासरूम यानी समावेशी कक्षा में पढ़ा रही है तो वो किन किन चीज़ों पर ध्यान देगी? सबसे पहला, क्रिएट कैरिकुलम एडेप्टेशन, यानी ऐसा वो एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी जहाँ पे बच्चे जो कैरिकुलम है उसको अपना सके, बिल्कुल सही है। डाइवर्स प्रिस्पेक्टिव, यानी बच्चे क्या है, अलग अलग पर्सपेक्टिव के, अलग अलग संदर्भ में सोचते हैं, अलग अलग तरह के बच्चे हैं, तो सारे बच्चों को वो क्या करेगी? एक साथ लेकर आएगी और सबके लिए काम करेगी। और यही तो होता है समावेशी शिक्षा में, हम क्या करते हैं? हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी होगा। एग्जामिंग देयर ओन इम्प्लिसिट बायस, यानी वो अपनी कमियों को, क्या वो गलती कर रही है, कहाँ वो बायस्ड हो रही है, इन सब चीज़ को वो देखेगी, ये भी सही है। सी डाइवर्सिटी एज एन ऑब्स्टिकल, वो क्या देखेगी कि जो डाइवर्सिटी होती है, जैसे हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात करते हैं, जो क्लासरूम में आपको डाइवर्सिटी मिलती है, डाइवर्सिटी यानी आपके अलग अलग बच्चे होते हैं, सबका इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है ना, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है क्लासरूम में, तो वो क्या है? क्या ऑब्स्टिकल है? बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन गलत है। तो वही ऑप्शन सही होगा जिसमें 1, 2 एंड 3 तीनों आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें 1, 2 एंड 3 तीनों आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। आप भी साथ में बनाते जाइए और लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा कि आपने 15 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाई डैश एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन आर प्रीडोमिनेंटली इंपॉर्टेंट इन इन्फेंसी और डैश एजेंसी ऑफ द सोशलाइजेशन ऑल्सो बिकम इंपॉर्टेंट इन अर्ली चाइल्डहुड, यानी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? ये बाल्यावस्था यानी जो पूर्व बाल्यावस्था में कौन सी एजेंसी काम करती है, और इन्फेंसी यानी जो शैशव अवस्था है उसमें कौन सी एजेंसी बच्चे के सोशलाइजेशन में यानी सामाजिकरण में काम करती है। तो इन्फेंसी में बच्चा कहाँ रहता है? 0 से लेकर 2 साल तक बच्चा कहाँ रहता है? अपने घर में रहता है। अपने घर में रहता है तो होम में रहता है। तो होम क्या है हमारा? प्राइमरी सोशलाइजेशन में आता है। प्राइमरी सोशलाइजेशन का मतलब है प्राथमिक समाजीकरण, ठीक है। और सेकेंडरी यानी आपका माध्यमिक बोल सकते हो सोशलाइजेशन होता है। और उसके बाद जब अर्ली चाइल्डहुड क्या होता है? 3 से लेके बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में 4 या 5 साल तक अर्ली चाइल्डहुड में रहता है। तो 3 साल की उम्र में बच्चा कहाँ प्रवेश करता है? स्कूल में प्रवेश करता है, प्री प्राइमरी क्लासेस में पढ़ता है, तो यानी स्कूल में उसने प्रवेश कर लिया है। तो जब स्कूल आए तो वो हो जाएगा, जब स्कूल आता है ना तो वो हो जाता है सेकेंडरी, और जब घर आपका आए, घर में माँ बाप आए तो वो आ जाता है आपका प्राइमरी। तो आपका इन्फेंसी में कौन काम करेगा? प्राइमरी, और आपका अर्ली चाइल्डहुड में सेकेंडरी काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट होगा, प्राइमरी इन्फेंसी में और सेकेंडरी में, अर्ली चाइल्डहुड में सेकेंडरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू लेविगस्की, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं आउट ऑफ 30 क्वेश्चन में 3 से 4 से 5 तक क्वेश्चन आपको लेविगस्की से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इस टॉपिक को तैयार कीजिएगा, बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा और बहुत ही इफेक्टिव टॉपिक है। लेविगस्की क्या थे? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, हम जानते हैं। पियाजे और लेविगस्की को हम साथ में पढ़ते हैं। तो लेविगस्की ने क्या बोला आपको देखना है। सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस लैंग्वेज डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है, बट नॉट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये गलत है कि सोशल फैक्टर लैंग्वेज डेवलपमेंट को तो इफेक्ट करता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इफेक्ट नहीं करता, ये आपका रॉन्ग हो गया। कॉग्निटिव डेवलपमेंट फैसिलिटेट यानी आपकी जो मानसिक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, फैसिलिटेट लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये भी गलत है।
क्या गलत है? यहाँ पे बोल रहा है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बाद आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, लेकिन ये बात किसने कही थी? ये पियाजे ने कही थी कि डेवलपमेंट के बाद क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बाद आपका लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, और ये बात पियाजे की थी, है ना? तो ये गलत हो गया। लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कोग्निटिव एडवांस इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे से अलग नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए, ये भी गलत हो गया। लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी आपकी जो भाषा का विकास है वो क्या करता है, आपके संज्ञानात्मक विकास में मदद करता है, और यही लेविन्स्की का कथन था। लेविन्स्की ने 3 चीजों पर फोकस किया, कल्चर, लैंग्वेज और क्या था, एक सोसाइटी। इस तीनों पर उनका पूरा फोकस था, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। एट विच लेवल ऑफ लॉरेंस कोल्सबर्ग मोरल रीजनिंग do the children typically believe that people should live up to the expectation of the society and behave in a good way? यानी बच्चे समाज के अकॉर्डिंग बिहेव करना शुरू करते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लॉरेंस कोल्सबर्ग की जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है, तो बच्चे मोरल रीजनिंग का यूज जब अच्छा बनने के लिए करते हैं, है ना, और समाज के आसपास के लोगों के एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरने की बात करते हैं, तो बच्चे किस लेवल में हैं? तो बच्चे किस लेवल में हैं? बच्चे लेवल हैं कन्वेंशनल लेवल में। कन्वेंशनल लेवल में हमने पढ़ा था ना, गुड बॉय गुड गर्ल, यानी बच्चे अच्छा लड़का और अच्छा लड़की की तरह बिहेव करेंगे, जिसको कन्वेंशनल लेवल को हम क्या बोलते हैं? परंपरागत, पारंपरिक, है ना, परंपरागत लेवल होता है ये। और इससे पहले वाला लेवल होता है पूर्व परंपरागत, और इसके बाद वाला होता है उत्तर परंपरागत। तो ये बीच वाला लेवल है। इसमें भी हर लेवल, कोल्सबर्ग ने कितने दिए थे? कोल्सबर्ग ने 3 स्टेजेस दी थी और 6 लेवल दिए थे। आप इस चीज को याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब मैं यहाँ पे एक बात और बता दूं कि असर्शन वाले क्वेश्चन, रीजन वाले क्वेश्चन को आपको इक्वली ध्यान देना है। ठीक है ना, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, अच्छे से एग्जाम दीजिए, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करने से 90 मार्क्स लाना है। किस तरह आपको सॉल्व करना है वो सारे वीडियो आएंगे, और आपको सबसे पहले 1.5 घंटे में आपको ना 90 मार्क्स के क्वेश्चन बना के अपने आप को सेफ रखना है। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, है ना। तो वो मैं सारा वीडियो लेकर आऊँगी, है ना। किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछिए, आप कमेंट कीजिए, है ना। अगर आपको किसी चीज़ की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे आप मैसेज कर सकते हैं, या टेलीग्राम लिंक पर आप जाइएगा, आपको उसके PDF मिल जाएंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला असर्शन क्या है? असर्शन यानी प्रतिक्रिया, और रीज़न यानी कारण। इंटरेक्शन विथ मोर नॉलेजेबल अदर, देखिए एक और आ गया लेविन्स्की से क्वेश्चन। इंटरेक्शन विथ मोर नॉलेजेबल अदर यानी MKO की बात हो रही है, सच एज टीचर एंड पीयर। मोर नॉलेजेबल अदर कौन हो सकता है? आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो जा सकते हैं, और आपकी किस्मत खराब रही तो आपके छोटे भाई बहन भी आपसे ज़्यादा जानने वाले हो सकते हैं। ठीक है, कैन प्रोवाइड द नेसेसरी सपोर्ट एंड गाइडेंस टू हेल्प लर्नर डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल। बिल्कुल सही बात है। मोर नॉलेजेबल अदर का क्या काम है? आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, आपको स्कैफ फोल्डिंग प्रोवाइड करते हैं, है ना। आपको किसी चीज़ को सिखाने में, कोई अंडरस्टैंडिंग सिखाने में, कोई स्किल को सिखाने में वो हेल्प करते हैं। सही बात है। और सोशल इंटरेक्शन इज द की कॉम्पोनेंट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। और सोशल इंटरेक्शन क्या है? की कॉम्पोनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है किसी भी लर्निंग एंड डेवलपमेंट के लिए। ये भी बात सही है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों बातें सही हैं। और सोशल इंटरेक्शन कैसे होगा? जब हम एक दूसरे से, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने पीयर से, अपने टीचर से इंटरैक्ट करेंगे, सोशल इंटरेक्शन करेंगे, तभी तो हम किसी चीज़ को समझ पाएंगे। तो ये दोनों कथन जो है वो सही है, यानी असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है ना। और तो आपको बताना पड़ेगा, और दोनों एक क्या है, दोनों ये जो आपका रीज़न है ना वो करेक्ट क्या है, इसमें दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर बी पर आप जाओगे कि बोथ A एंड R यानी असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, यानी सही है, और R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। यानी सोशल इंटरेक्शन होगा तभी तो आप किसी के साथ कोई आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। आप अकेले में तो कोई आपको कोई गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करेगा, आपको सोशल इंटरेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है,
व्हाट इज द मेन गोल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग? असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी अधिगम के लिए आकलन की बात हो रही है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग आपको बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आप यहाँ पे देखिए कि क्या होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट हु आर कैटेगराइज एज ए स्लो लर्नर। देखिए असेसमेंट, कोई भी असेसमेंट कैटेगराइज करने के लिए नहीं होता है। बच्चे को आप बांट नहीं सकते हो, बच्चे को आप अलग थलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। टू इवेल्युएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड असाइन ग्रेड, ये हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग में करते हैं, जो कि टर्म एंड एग्जाम होता है, लास्ट में जो आपकी एग्जामिनेशन फाइनल एग्जाम्स होते हैं वो होता है। टू फीडबैक, to provide feedback to the student that can be used to improve their learning। बिल्कुल सही है, असेसमेंट फॉर लर्निंग फीडबैक के लिए होता है। फीडबैक को मे बी हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, प्रतिपुष्टि, शायद प्रतिपुष्टि बोलते हैं हिंदी में। तो क्या होता है, टू प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट दैट कैन बी यूज टू इम्प्रूव देयर लर्निंग। अब क्या है, हम असेसमेंट फॉर लर्निंग कंटिन्यूअसली चलते रहता है और इनडायरेक्ट वे में भी चलता है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी चलता है, बहुत सारी एक्टिविटी करा के भी चलता है, और वहाँ पे हम देखते हैं कि कहाँ बच्चे ने गलती करी है, कहाँ बच्चे में सुधार की ज़रूरत है। तो कंटिन्यूअस फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है किसमें, असेसमेंट फॉर लर्निंग में। सपोज क्या होता है, फीडबैक क्या होता है कि मान लो कि आप घर में कोई डिश बना रहे हो, ठीक है, कोई आपकी मदर डिश बना रही है या आपने कोई डिश ट्राई करी या आप बना रहे हो, तो आप क्या करते हो, आप टेस्ट कराते हो फैमिली मेम्बर से कि भाई कैसा बना है। तो किसी ने क्या बोला कि नमक कम है, किसी ने बोला कि नहीं अच्छा बना है, किसी ने क्या बोला कि अच्छा इसमें थोड़ी मिर्ची कम है, थोड़ी स्पाइसी है। तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, इन सब चीज़ों को इकट्ठा करोगे और नेक्स्ट टाइम जब वो सेम डिश को जब आप फिर से बनाओगे तो क्या करोगे, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखोगे कि यहाँ से हमें ये फीडबैक मिला था कि हमें नमक को बैलेंस में रखना है, पानी कम डालना है। तो क्या होगा, एक इम्प्रूवमेंट होता है। तो फीडबैक किस लिए होता है, एक इम्प्रूवमेंट करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे, ठीक है। At which age can children engage in a word play and like jokes, riddles that involve a play on a word? देखिए वर्ड गेम बच्चे किस एज में खेलते हैं, इस चीज़ के बारे में आपको बताना है। जोक्स करते हैं, रिडल्स करते हैं, पहेलियाँ बुझाते हैं। अच्छा बताओ इस पहेली में क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो ये इस तरह करके बच्चे कब पढ़ते किस स्टेज में, तो 1 साल में तो बच्चे तो सब अच्छे से लैंग्वेज को समझते भी नहीं है। 3 ईयर तो बहुत पहले हो गया। 7 ईयर में बच्चे कॉन्क्रीट चीज़ों पर ध्यान देने लगते हैं, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे रीडर्स वगैरह कब होता है, जब बच्चे लेटर चाइल्डहुड में आते हैं ना, 7 ईयर का एज होता है, यही यहाँ पर आंसर होना चाहिए, है ना। 7 ईयर का एज में बच्चे क्या करते हैं, रिडल्स को, वर्ड प्ले, जैसे हम बोलते हैं ना वर्ड गेम खेलते हैं। बहुत सारे बच्चों को आपने क्या देखा होगा वर्ड गेम खेलते हुए। जैसे बताओ, कोई बच्चा बोला कि एप्पल, APPLE, फिर ई जो लास्ट वर्ड होता है ना, उससे आपको फिर नया वर्ड क्या करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। जैसे APPLE, तो ई से फिर क्या बोलोगे, दूसरा बच्चा बोलेगा एलिफेंट, ठीक है। एलिफेंट में टी लास्ट में आया, तो टी से कोई बच्चे ने बोला टाइगर, ठीक है ना। तो इस तरह से वर्ड गेम बच्चे खेलते हैं, है ना। तो ये 7 ईयर का एज होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कैरोल ग्लिगन हैज क्रिटिक्स कोल्सबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, यानी कैरोल ग्लिगन ने क्या क्रिटिसाइज की थी, क्या आलोचना की थी, किस चीज़ पर आलोचना की थी, उन्होंने आलोचना की थी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे देखिए, फ्रॉम ए फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव, यानी नारीवाद सोच को उन्होंने इग्नोर किया था। किसने किया था बताइए, कोल्सबर्ग ने किया था। कोल्सबर्ग की थ्योरी मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है, जो उन्होंने हाइंस की स्टोरी बनाई थी, काल्पनिक स्टोरी थी। उन्होंने क्या किया था, सिर्फ जो मेल चाइल्ड थे ना, जैसे 13-14 साल के जो लड़के थे ना, बस उन्हीं को ये स्टोरी सुनाई थी। तो हम जानते हैं कि हर कल्चर में, हर कंट्री में अलग अलग तरह की सोच के लोग होते हैं। इंडिया के लोग कुछ अलग तरीके से सोचते हैं, हमारे देश के लोग ज़्यादा इमोशनल आपको मिलेंगे, तो उनकी सोच अलग रहेगी। अमेरिका के लोग अलग तरीके से सोचते हैं। क्यों अलग तरीके से सोचते हैं, क्योंकि सबका कल्चर, सोसाइटी, ये सब चीज़ें क्या होती है, अलग होती है ना। तो और क्या होता है, उसी तरह जैसे क्या होती है, मेल के सोचने का यानी पुरुष के सोचने का तरीका अलग होता है, फीमेल यानी नारी यानी औरतों के सोचने का तरीका अलग होता है। तो अगर आप ओवरऑल
किसी के थॉट को जानना चाहते हो तो आपको सबसे लेना पड़ेगा, मेल से, फीमेल से, बॉयज से, गर्ल्स से, ओल्ड से, यंग से, सबसे आपको लेना पड़ेगा। तो उन्होंने फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू को क्या कर दिया था, इग्नोर कर दिया था, और यही इनकी क्रिटिक्स थी, आलोचना थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या बोलता है, वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट अकॉर्डिंग टू जिन पियाजे। फिर से मैं बोल रही हूँ, जिन पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 से 4 क्वेश्चन आपको इससे भी देखने को मिलेंगे। इज तो जिन अकॉर्डिंग टू जिन पियाजे is that which refer to tendency to focus on one aspect of a situation and neglect other। यानी उस जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं जहाँ पे बच्चे बस एक तरीके से सोचते हैं और एक पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, उनका ध्यान एक जगह केंद्रित रहता है, वो दूसरी तरीके से नहीं सोचते हैं। 2 ग्लास वाला हमने किया था ना कि 2 ग्लास में हमने इक्वल अमाउंट ऑफ पानी लिया, अब इसको हमने क्या कर दिया, थोड़े से बड़े ग्लास में, थोड़े से चौड़े ग्लास में डाल दिया और इसको हमने थोड़े से पतले वाले में डाल दिया, तो इसमें पानी नीचे रह गया, इसमें पानी ऊपर आ गया। लेकिन बच्चे से पूछा जाएगा कि किस में ज़्यादा पानी है, तो बच्चा हमेशा इसलिए बोलेगा क्योंकि बच्चे ने हाइट पर ध्यान दिया, बच्चे ने विड्थ पर ध्यान नहीं दिया, और उसको हम बोलते हैं सैनिट्रेशन। यानी सैनिट्रेशन का मतलब केंद्रीयन कहते हैं हिंदी में, है ना। और डिसैनिट्रेशन, और ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, ये एक लिमिटेशन माना जा सकता है। और ये कब सही होता है, ये होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, उसको हम बोलते हैं डिसैनिट्रेशन। तो सिंपली इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 सैनिट्रेशन उसको बोलते हैं जब बच्चे एक तरीके से सोचते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रॉस मोटर स्किल। 2 तरह की मोटर स्किल हमने पढ़ी है, एक ग्रॉस पढ़ी है, एक फाइन मोटर स्किल पढ़ी है। ग्रॉस मोटर स्किल में जब आपकी बड़ी वाली मसल जो होती है वो काम करती है, फाइन मोटर स्किल में आपकी छोटी मसलें जैसे आपकी फिंगर हुई ये सब काम करेगी। तो ग्रॉस मोटर स्किल में नीटिंग, जब आप बुनाई करते हो, स्वेटर बुनते हो तो आपकी उंगलियां चलती हैं, ये तो ग्रॉस में नहीं होगी। स्विमिंग करते हो तो आपकी दोनों जो हाथ है, पूरी जो आपकी आर्म्स है ना, आपके जो शोल्डर है, कंधे हैं, वो सारे काम करते हैं। तो यहाँ पे ग्रॉस मोटर स्किल में कौन काम करेगा, स्विमिंग करेगा। कटिंग अलोंग द आउटलाइन ऑफ द सर्कल, अब कटिंग कैसे करोगे, दोनों उंगलियों की हेल्प से करोगे। कटिंग देखो दोनों में कटिंग आप हम उंगलियों की हेल्प से, यानी फाइन मोटर स्किल काम करेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 स्विमिंग। यहाँ पे फाइन मोटर स्किल काम कर रहा है, यहाँ भी फाइन मोटर स्किल काम कर रहा है, और यहाँ पे फाइन मोटर स्किल काम कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉलो द डैश एंड डैश प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट का हमने पार्ट पढ़ा था, डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का डेवलपमेंट 2 तरीके से होता है। पहला होता है सेफेलोकॉडल, जो टॉप से बटन यानी सर से पांव तक, और प्रॉक्सिमल डिस्टल जो कि अंदर से बाहर की तरफ होता है, इसको सेंटर से पेरिफेरी के नाम से भी जानते हैं। और सेफेलोकॉडल टॉप टू बॉटम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे कि पहले सर से पाँव डेवलप होता है, उसके बाद अंदर से बाहर। यानी इसमें क्या होता है, अंदर से बाहर पहले आपका हार्ट डेवलप करेगा, फिर उसके बाद और कोई चीज़ें करेंगे। यहाँ पे पहले आपका माइंड डेवलप करेगा, उसके बाद आपका पैर। एक ऊपर से नीचे होता है कि अंदर से बाहर होता है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू हावर्ड गार्डनर, एक क्वेश्चन पक्का है इससे, फिलोसफर यानी दर्शन शास्त्री इसको कहते हैं, हैज डैश टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड स्कल्पचर, जिसको हम मूर्तिकार बोलते हैं। स्कल्पचर मतलब क्या होता है, मूर्तिकार। हैज मोर डैश टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो देखिए सबसे पहले तो मूर्तिकार जो होगा उसको स्पेस का अच्छा ज्ञान होगा कि अगर वो मूर्तिकार है और फेस को वो क्या कर रहा है वो फेस बना रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कि कितने दिनों में नाक बनेगी, कितने दिनों में आंख बनेगी। इस तरह से उसको स्पेस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो स्पेस का तो एक ही ऑप्शन है, आप यहीं पर आप टिक लगा सकते हो। लेकिन फिलोसफर क्या होते हैं, इंट्रापर्सनल होते हैं, यानी अंतः व्यक्ति इंटेलिजेंस को हम बोलते हैं, अंतः व्यक्ति। तो ये दोनों आपका किस में आएगा, पहला में होगा फिलोसफर हैज इंटरपर्सनल एंड स्कल्पचर हैज मोर स्पेशियल इंटेलिजेंस, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपको अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। पॉज कीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और
इस चीज़ को एंजॉय करते हुए पढ़िए, ठीक है ना। एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में हम बोलते हैं, हम फोकस करते हैं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए। स्ट्रेस ऑन, जब आप किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाती है, तो उतना ज़्यादा वो आदमी परफेक्ट हो जाता है ना। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग में क्या किस चीज़ पर फोकस किया जाता है? इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन क्या मतलब होता है? आलोचनात्मक रिफ्लेक्शन इसको हम बोलते हैं। तो कंट्रोल ऑफ टीचर ऑन द लर्निंग ऑफ द चिल्ड्रन, ये नहीं मैच कर रहा है। रोल ऑफ इन री इन्फोर्समेंट इन लर्निंग, ये भी नहीं होता है। लर्निंग एज ए प्रोडक्ट रेदर देन प्रोसेस, लेकिन यहाँ गलत है। लर्निंग क्या है? प्रोसेस है, रेदर देन प्रोडक्ट हम आप बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्ट्रेस ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। तो ये थे कुल आज के 15 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो फिर से डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ आपसे रिवीजन क्लास 2 में फिर से नए 15 क्वेश्चन के साथ। बने रहेगा चैनल पे, डेली क्लासेस आएंगे जब तक आपके एग्जामिनेशन के पहले तक सारे क्लासेस आते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।